दोस्तों 9 अगस्त शांत रविवार की सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेडल विनर से मुलाकात की। माहौल एनर्जी से भरा था, लेकिन ये सिर्फ फोटोग्राफ्स खिंचवाने या फिर एथलीट्स को जेनरिक कांग्रेचुलेशंस देने वाली मुलाकात नहीं थी। प्रधानमंत्री एथलीट्स के बीच गए, उनसे इंडिविजुअल बातचीत की, पुरानी बातों को याद किया, उनके स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज किया और अगली कॉमनवेल्थ साइकिल के लिए नए गोल्स की नींव रखी। मेरे मन में भी धक 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 हो रहा है आप चिंता मत कीजिए पर आज आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। लेकिन इस मुलाकात का एक मोमेंट खास तौर पर सामने आ गया। पैरा एथलीट्स शर्मिला धनकर, जिन्होंने विमेंस शॉटपुट में F57 में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया था, उनसे प्रधानमंत्री ने उनके पिछले बातचीत का जिक्र किया। ये वादा किया था पिछली बार के तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल लाके दिखाई पक्का? उन्होंने याद दिला कि शर्मिला ने उनसे एक प्रॉमिस किया था कि उनकी दोनों बेटियां भी आगे चलकर के एथलीट्स बनेंगी। शर्मिला ने भी तुरंत जवाब दिया कि उनकी बेटियां अभी छोटी हैं, लेकिन अगले कॉमनवेल्थ गेम्स तक एक ही परिवार से देश के 3 मेडल्स देखने को मिलेंगे। इस छोटे से कॉन्वर्सेशंस में एक बड़ी बात दिखाई देती है। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों वाले देश के प्रधानमंत्री एक एथलीट के साथ हुई पुरानी 1-to-1 बातचीत को याद रखते हैं, उसके किए हुए प्रॉमिस को याद दिलाते हैं और उसके बच्चों के फ्यूचर को भी उसी स्पोर्टिंग जर्नी का हिस्सा मानते हैं। सोचिए कि इन एथलीट्स की बेटियों को कितना गर्व हुआ होगा अपनी मां की अचीवमेंट पर, और साथ ही अपने टैलेंट का भी आभास हुआ होगा। वो इस सक्सेस की भागीदार हैं और कल कंट्रीब्यूटर्स बनेंगी। यहाँ बात सिर्फ एक मेडल की नहीं रह जाती, एक एथलीट की उपलब्धि अगली जनरेशन के लिए भी एम्बिशन बन जाती है। और शायद यही इस मुलाकात की सबसे खास बात थी। एथलीट्स सिर्फ मेडल जीतने वाले चेहरे नहीं होते, उनके अपने परिवार हैं, संघर्ष है, सपने हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए एस्पिरेशंस भी हैं। जब देश की हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी इस इंडिविजुअल की कहानियों को याद रखती है और उन्हें नेशनल कन्वर्जन का हिस्सा बनाती है, तो रिकॉग्निशन सिर्फ पोडियम तक सीमित नहीं रहता, ये एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने वाली प्रेरणा बन जाती है। उसी कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे एंड पर हमने देखा कि ग्लासगो के ट्रैक्स और फील्ड्स पर एक दूसरी कहानी लिखी जा रही थी। भारतीय एथलीट्स उन इवेंट्स में मेडल जीत रहे थे जो कुछ समय पहले तक भारतीय स्पोर्टिंग इमेजिनेशन के लिए लगभग अनजान माने जाते थे। तेजस्विन शंकर ने डीकैथलॉन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बनकर के इतिहास रचा। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर्स में सिल्वर जीत करके इस इवेंट में भारत का पहला मेडल हासिल किया और इसके बाद 5,000 मीटर्स में ब्रॉन्ज भी जीता। इसके साथ ही वो एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में सिल्वर, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता और ट्रिपल जंप में भारत को डबल पोडियम भी मिला। कुल मिलाकर के भारत ने एथलेटिक्स में 10 मेडल जीते, जो इस डिसिप्लिन में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाहर भारत का अब तक का सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन रहा। अब सवाल यह है कि इन दोनों एंड्स को आखिर जोड़ता क्या है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेसिडेंस में एक एथलीट के साथ हुई बेहद इंडिविजुअल बातचीत, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर ग्लासगो के ट्रैक्स और फील्ड्स पर ऐसे मेडल्स जिनकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी मुश्किल थी। दरअसल दोस्तों, ये दोनों ही एक ही स्पोर्टिंग रेवोल्यूशन के 2 अलग अलग छोर हैं। एक तरफ देश के एथलीट्स को सिर्फ उनके मेडल्स के लिए नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत जर्नी, स्ट्रगल्स और फ्यूचर ड्रीम्स के साथ पहचान मिल रही है, और दूसरी तरफ वही एथलीट्स और नई जनरेशन ऐसे स्पोर्ट्स में भारत की पहचान बना रहे हैं जहां कभी देश की मौजूदगी ही सीमित हुआ करती थी। यही बदलाव बताता है कि भारत का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम अब सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स और चुनिंदा स्टार्स तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे एक ब्रॉड बेस्ड स्पोर्टिंग नेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर सिर्फ यही 2 घटनाएं होती तो शायद हम इसे एक बार अच्छे से कोइंसिडेंस की तरह कह करके आगे बढ़ जाते, लेकिन जब हम इसकी जड़ों तक जाते हैं तो पता चलता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सोची समझी 12 साल पुरानी मोटिवेशन टू मेडल्स कनेक्शन और डिजाइन है। और आज हम इसी डिजाइन की परतें खोलने वाले हैं, एक ऐसे डिजाइन जिसका एक छोर दिल्ली में बैठा है और दूसरा छोर देश के हर उस गांव, कस्बे और ट्रेनिंग सेंटर में फैला है जहां से आज के चैंपियंस निकल करके आ रहे हैं। ग्रास रूट्स पर टैलेंट हंट से खेलो इंडिया गेम से फोकस पोडियम फिनिश अप्रोच के साथ। अब इस पैटर्न को शुरुआत से देखते हैं, क्योंकि यही वो छोर है जिसे हम इस पूरी स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन की नींव कह सकते हैं। इसमें पहला पड़ाव आता है अक्टूबर 2014 में, जब प्रधानमंत्री ने उस साल के एशियन गेम्स से लौटे मेडल विनर से मुलाकात की। यह सरकार बनने से कुछ ही महीनों बाद की बात थी और यह इशारा था कि आने वाले सालों में एथलीट्स के साथ ये जुड़ाव कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक स्थायी परंपरा बनने वाली है। दूसरा पड़ाव आता है 2018 में, जब एक ही साल के भीतर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स, तीनों बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में लौटे कंटिजेंट्स को अलग अलग होस्ट किया गया। हर गेम्स की अपनी अलग गरिमा है और प्रधानमंत्री ने हर एक को उतनी ही गंभीरता से लिया, चाहे वो एबल बॉडीड एथलीट्स का गेम हो या फिर पैरा एथलीट्स का। तीसरा पड़ाव है अगस्त 2021 में, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद का। प्रधानमंत्री ने पूरे कंटिजेंट को अपने घर पर नाश्ते पर बुलाया और ये मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा के समय की चली, और इस दौरान एथलीट्स ने अपनी इंजरीज, अपने परिवार के सैक्रिफाइसेस और फील्ड के बाहर की सीख के बारे में खुल करके बात की। नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री को अपनी जेवलिन भेंट की, पीवी सिंधु ने अपना बैडमिंटन रैकेट, मेंस और विमेंस हॉकी टीमों ने ऑटोग्राफ्ड हॉकी स्टिक्स,
फेंसर सीए भवानी ने अपनी तलवार और लवलीना बोर्गेन ने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स उपहार में दिए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एथलीट से आग्रह किया कि वो 2023 के इंडिपेंडेंस डे तक 75 स्कूलों का दौरा करें, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और बच्चों के साथ कोई खेल भी खेलें। उन्होंने ये भी कहा कि टोक्यो के बाद एक अच्छा बदलाव भी आया है कि माता पिता खेल को लेकर के पहले से कहीं ज्यादा सहयोगी हो रहे हैं। ये वो ओलंपिक था जिसमें भारत ने अब तक का अपने सबसे बड़ा पदक हासिल किया था, 7 मेडल्स, जिसमें नीरज चोपड़ा का ऐतिहासिक जैवलिन गोल्ड भी शामिल था। इसमें चौथा पड़ाव है अगस्त 2022 का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके बाद जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खेलों को गोल्डन एज शुरू हो चुका है, उन्होंने कंटिंजेंट को अपने परिवार के सदस्यों जैसा बताया और याद दिलाया कि इसी दौर में भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड की मेजबानी भी की थी। उस साल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज और चौथे स्थान पर रहा था। पांचवा पड़ाव है 2023 का हांगझो एशियन गेम्स, जहां से लौटे एथलीट से यही सिलसिला जारी रहा। छठा और सातवां पड़ाव 2024 में आते हैं पेरिस के 2 अलग अलग गेम्स के बाद। अगस्त 15 यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक से लौटे कंटिंजेंट से मुलाकात की और कहा कि जो भी खिलाड़ी पेरिस गया वो अपने आप में एक चैंपियन है। इस मुलाकात में स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय और आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा भी मौजूद थे। भारत ने उस ओलंपिक्स में 6 पदक जीते थे। शूटिंग में मनु भाकर, सरबजीत सिंह और स्वप्निल खुसाले का ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा का जेवलिन में सिल्वर। और फिर कुछ हफ्तों बाद पेरिस पैरालंपिक्स के बाद हुई मुलाकात में एक ऐसा मूवमेंट आया जो शर्मिला वाले मूवमेंट से बहुत ज्यादा हूबहू मेल खाता है। गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने प्रधानमंत्री को अपना एक गोल्ड मेडल समर्पित करते हुए याद दिलाया कि टोक्यो के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे 2 और गोल्ड मेडल जीतने का वादा किया था और उन्होंने वो वादा निभा दिया। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। सिल्वर मेडलिस्ट शरद कुमार ने भी वही कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने पैरा गेम्स को अपनाया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने उस पैरालंपिक्स में अपना अब तक का सबसे बड़ा पदक हासिल किया, रिकॉर्ड 29 मेडल्स। और अब 8वां पड़ाव है जहां 9 अगस्त 2026 को मुलाकात, जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। शर्मिला का प्रॉमिस, लवलीना का धारणा, सीमा का नर्वसनेस और प्रधानमंत्री का वो जवाब कि पिछले 12-13 साल में एथलीट्स ही वो ग्रुप रहे हैं जिन्हें उन्होंने हर बार बिना चूके अपने घर पर बुलाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2014 से 2026 तक बिना किसी एक भी गेम्स को छोड़े ये सिलसिला लगातार चला है और हर बार सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि व्यक्तिगत बातचीत, वादे और उन वादों को याद रखने का सिलसिला भी चला है। सुमित अंतिल का प्रॉमिस फुलफिल होना और अब शर्मिला का प्रॉमिस आगे बढ़ना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल हैबिट बन चुका है जो अब खुद अगली जनरेशन के एथलीट्स के लिए एक उम्मीद बन गया है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री का एथलीट्स के साथ जुड़ाव कितना गहरा और लगातार रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मुलाकातें होती और मैदान पर इसका कोई असर नहीं दिखता तो ये सिर्फ एक अच्छी भावना होती, एक रिवॉल्यूशन नहीं होता। असली सवाल ये है कि इन एथलीट्स को ट्रेनिंग, साइंस और रिसोर्सेज कहां से मिले जिन्होंने इन्हें पोडियम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इसका जवाब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स, जिसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, यानी सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद। इस योजना के तहत एलीट एथलीट्स को कस्टमाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग, इक्विपमेंट और मासिक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। अप्रैल 2018 में इसे और मजबूत किया गया जब एक डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट टीम जोड़ी चली गई। टॉप्स का असर सीधा दिखा। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 दोनों ओलंपिक्स के पदक विजेता प्रदर्शनों में इस योजना की अहम भूमिका मानी जाती है। इसके साथ चलती है खेलो इंडिया, जिसे 2017 में अनाउंस किया गया था और 2018 से खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में जमीन पर उतर गया। दोस्तों, एक ऐसी पाइपलाइन है जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, फीडर स्कूल्स, स्टेट सेंटर्स और ग्रासरूट से लेकर के नेशनल लेवल तक की प्रतियोगिताओं के जरिए टैलेंट को शुरुआती स्तर पर ही पहचानता है और उसे आगे बढ़ाता है। 2018 से अब तक 63,000 से ज्यादा एथलीट्स खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं। इसके भीतर एक और खास इनिशिएटिव है कीर्ति, यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जो 9 से 18 साल के बच्चों में एआई आधारित तरीके से टैलेंट पहचानती है। देश भर में बने 174 टैलेंट असेसमेंट सेंटर्स के जरिए अब तक 1,87,921 असेसमेंट्स हो चुके हैं। और सोचिए दोस्तों कि ये सिर्फ कागजी योजना नहीं है। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह, जिन्होंने ग्लासगो में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड जीता, दोनों ही खेलो इंडिया एथलीट्स हैं। यानी जो ब्रेक थ्रू अभी हमने एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में देखा, वैसा ही एक ब्रेक थ्रू जूडो में भी हुआ है और उसकी जड़ें सीधे इसी ग्रासरूट पाइपलाइन में जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। फिस्कल ईयर 2024-25 में खेलो इंडिया को 800 करोड़ रुपए मिले थे। अगले ही साल 25-26 में ये बढ़कर के 1000 करोड़ रुपए हो गए और पूरे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय का बजट बढ़कर के 3,794.30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये भी तब जब उस साल कोई बड़ा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या फिर एशियन गेम्स निर्धारित नहीं था। और अब 2026 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अगले दशक के लिए एक पूरी तरह की नई खेलो इंडिया मिशन की घोषणा कर दी है। इसके बाद यूनियन कैबिनेट ने रीवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम को मंजूरी दी। 2026-27 से
30-31 तक के लिए 36,441 करोड़ रुपए का कंबाइंड आउटले, जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश है इस क्षेत्र में। इस नई योजना के तहत स्ट्रक्चर्ड एथलीट पूल को 2,904 एथलीट से बढ़ाकर के लगभग 28,000 एथलीट्स तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इसी बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, ताकि खेल का सामान बनाने की क्षमता भी देश के भीतर ही मजबूत हो। लक्ष्य भी साफ है, 2036 तक भारत को टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन और 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनाना। ये कोई छोटा सपना नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स अब मैदान पर दिख रहे हैं, ये सपना असंभव ही नहीं लगता। दोस्तों अब जरा रुक करके सोचे कि प्रधानमंत्री के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था सिर्फ योजनाएं बनाना, बजट बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसके बाद एथलीट्स को उनके हाल पर छोड़ देना, ये मानकर कि व्यवस्था अपने आप काम करेगी। और दूसरा रास्ता था कि सिर्फ सेरेमोनियल मुलाकातें करना, एथलीट्स को गले लगाना, तस्वीरें खिंचवाना, लेकिन जमीन पर उनके लिए कोई ठोस सपोर्ट सिस्टम खड़ा ना करना। प्रधानमंत्री ने इनमें से कोई एक रास्ता नहीं चुना, उन्होंने दोनों छोर को एक साथ थामे रखा। एक तरफ टॉप्स खेलो इंडिया कीर्ति और लगातार बढ़ता बजट जो एथलीट्स को टूल्स, कोचिंग, साइंस और फाइनेंशियल सुरक्षा देता है, और दूसरी तरफ वही पुरानी बातचीत को याद रखना, प्रॉमिसेस को याद दिलाना, लवनीना के नक्शे जैसी छोटी बातों को नोटिस करना, सीमा जैसी नर्वस एथलीट्स को सहज महसूस कराना। ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को साथ लेकर के चलने की एक जानबूझकर की गई कोशिश है। सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ पैसा और सुविधाएं होती लेकिन एथलीट्स को ये महसूस ही ना होता कि उनका संघर्ष देखा जा रहा है, तो शायद उतनी ही मेहनत के बावजूद भी वो शायद से दिशा खो देते। और अगर सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव होता, बिना ट्रेनिंग, बिना स्पोर्ट्स साइंस, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो वो जुड़ाव सिर्फ अच्छे शब्दों तक सीमित रह जाता, मेडल्स तक नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री इन दोनों छोरों के बीच का वो पुल है जो ना तो पहले को नजरअंदाज करते हैं और ना दूसरे को। इसमें एक वर्चुअल लूप भी बनता है। बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थित सपोर्ट बेहतर परफॉर्मेंस लाते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन और प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात जैसे मूवमेंट्स तक पहुंचाती है। ये रिकॉग्निशन एथलीट्स का मोटिवेशन और सिस्टम पर उनका विश्वास बढ़ाती है, और जब रिजल्ट्स और एंथुसियाज्म दोनों दिखाई देते हैं तो यही चीज आगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कोचिंग और बेहतर एथलीट्स वेलफेयर के रूप में। अब फिर यही साइकिल लगातार मजबूत होती जाती है। ज्यादा रीजन्स, ज्यादा डिसिप्लिन से नए एथलीट सिस्टम में आते हैं। ज्यादा परिवार अपने घर से एक नहीं बल्कि 3 मेडल्स का सपना देखने लगते हैं, और भारतीय खेलों में क्या पॉसिबल है कि डेफिनेशन लगातार और बड़ी होती चली जाती है। दोस्तों यही कहानी है इस पूरे स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन की। एक छोर, दूसरा छोर और बीच में जो ब्रिज है वो पीएम मोदी बनाते हैं। दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।